अब हम खिलाफत आंदोलन की मांगें देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन दो ही मांगें उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान दो ही मांगें रखी गई थी, लेकिन ये मांगें पूरी नहीं की गई थी। तो सबसे पहला जो मांग था वो था खलीफ सुल्तान को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए जिससे कि वो पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म और इसमें विश्वास को बनाए रख सके। जिस तरह खलीफ सुल्तान के पद को समाप्त कर दिया गया था, वो इसकी वापसी चाहते थे और उन्हें एक ऐसी जगह देने को कहा गया था जिससे वो पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म और इसमें विश्वास को बनाए रख सकें। दूसरी जो मांग थी वो जगह जो जज़ीरात उल अरब कहलाती है, जिसमें अरेबिया, सीरिया और इराक और पैलेस्टीन शामिल थे, वो सभी मुस्लिम अधिपत्य में ही रहेंगे। तो उन्होंने ये भी मांग की कि अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन वो मुस्लिम अधिपत्य में ही रहें। अब हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन का घटनाक्रम। तो विश्व युद्ध के दौरान अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें तभी छोड़ा गया जब युद्ध समाप्त हो गया। अब जिस तरह विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी के दौरान अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें तभी छोड़ा जाता है जब युद्ध समाप्त हो जाता है। समय के साथ ये आंदोलन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब तक पहुंच गया था। ये पूरी तरह से ये जो आंदोलन था वो फैल रहा था और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को ऑल इंडिया खिलाफत दिवस मनाया गया। इस दिन खिलाफत दिवस मनाया जाता है और इनमें हिंदुओं ने भी मुस्लिमों का साथ दिया। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है और नई दिल्ली में ये किया जाता है और बाद में खिलाफत की घोषणा पत्र को भी जारी किया जाता है, जिसमें ब्रिटिशर से खलीफत की सुरक्षा की मांग की जाती है। जिस तरह 23 नवंबर 1919 ईस्वी को एक और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया और खिलाफत की घोषणा पत्र जारी की जाती है इस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ब्रिटिशर्स से खलीफत की सुरक्षा की मांग की जाती है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने असहयोग आंदोलन में सहयोग देने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो खिलाफत आंदोलन के जितने भी नेता थे, प्रमुख नेता थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन में सहयोग देने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिया और 19 मार्च 1920 ईस्वी को वापस खिलाफत दिवस मनाया जाता है और इसी वर्ष इलाहाबाद में जून में पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है जहां आंदोलन के एजेंडे तय किए जाते हैं कि क्या एजेंडा रहने वाला है इस पार्टी कॉन्फ्रेंस में। वो सारे नेता मिलकर इस एजेंडे को तय करते हैं और सबसे पहला जो एजेंडा रहता है वो रहता है सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मान का बहिष्कार करना। दूसरा होता है सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस और अन्य सरकारी ऑफिस का बहिष्कार किया जाए और तीसरा रहता है सरकार को टैक्स नहीं दिया जाए। ये 3 एजेंडे तय किए जाते हैं कब? 19 मार्च 1920 को, कि जब खिलाफत दिवस मनाया गया और इसी वर्ष इलाहाबाद में क्या होता है, जून में पार्टी कॉन्फ्रेंस जो होता है उसी में इन 3 एजेंडाओं को तय किया जाता है। अब हम खिलाफत आंदोलन के परिणाम देखेंगे। तो 1919 ईस्वी से 1924 तक चले खिलाफत आंदोलन भारत के मुस्लिमों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता है और ऑटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद भी वहाँ सुल्तान खलीफा को सत्ता में बनाए रखने का इनका मुख्य उद्देश्य था। जिस तरह ऑटोमन साम्राज्य टूट जाता है, बिखर जाता है और उसी समय सुल्तान, जो वहाँ का सुल्तान था जिसे खलीफा कहा जाता था, उसे
उसका पद समाप्त कर दिया जाता है, तो उसको सत्ता में वापस लाने का भी एक मुख्य उद्देश्य माना गया है खिलाफत आंदोलन का। और इस तरह मुस्लिम युद्ध के बाद ओटोमन की सीमाओं को वापस बनाते हुए संधि भी वो बनाना चाहते थे, जिससे जितनी भी ओटोमन की सीमाएं उनसे ले ली गई है वो उन्हें वापस मिल जाए। जबकि तुर्क की केंद्र के साथ हुए गठबंधन की हार हुई थी। तो ये सब संधियां उन्होंने कोशिश की, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। और खिलाफत में भारतीय समर्थकों ने 1920 में अपना केस रखा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पान इस्लामिक की तरफ अलग व्यवहार दिखाते हुए तुर्कों के विरुद्ध कोई नीति में परिवर्तन नहीं किया। पान इस्लामिक नीति जो थी उसमें सिर्फ इस्लाम, जो भी इस्लामिक थे लोग थे, उन्हें सारी जितनी भी नीतियाँ थीं जो उन्हें लाभ देती वो सारे अपनाए गए सिर्फ पान इस्लामिक लोगों के लिए, और तुर्कों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और जितनी भी नीतियाँ थी उनमें कोई भी परिवर्तन तुर्कों के लिए तो नहीं किया गया। और इस तरह भारतीय मुस्लिम की सेब्र की संधि पर पड़ने वाला प्रभाव कम हो गया, और यूरोपियन शक्तियाँ जिनमें ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस था, उन्होंने ओटोमन और अरब की ज़मीन का सौदा कर लिया। तीसरा का जो हमारा परिणाम है वो है खिलाफत आंदोलन का प्रभाव पान इस्लामिक पर कम पड़ा, लेकिन राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसका काफ़ी प्रभाव होता है। और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने राजनीतिक संधियां करते हुए पश्चिमी शिक्षावाद, मुस्लिमों और उलेमा के साथ धार्मिक चिन्ह के रूप में संधि करते हुए खिलाफत मनाया था। चौथा परिणाम, भारत के मुसलमानों में खिलाफत आंदोलन ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आक्रोश को बढ़ावा दिया। भारत के मुसलमानों में भी खिलाफत आंदोलन से उनके अंदर आक्रोश की भावना बढ़ जाती है, और 1914 में ओटोमन पर हुए हमले की घोषणा से ये आक्रोश पैदा होता है। खिलाफत नेता जो युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए थे, पहले से स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे, और 1919 में उनके जेल से रिहा होने पर उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, जिससे भारतीय मुस्लिमों को एंटी ब्रिटिश किया जा सके। और खिलाफत आंदोलन का राष्ट्रवादियों हिंदू मुस्लिम सहयोग से भी ज़्यादा मिला। अब जैसे कि खिलाफत आंदोलन से राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है, और हिंदू मुस्लिम सहयोग से भी ये आंदोलन बढ़ता रहता है, जिसके कारण 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ था। गांधी जी ने भी अपने असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन की इसलिए सहायता की थी जिससे राष्ट्रवाद में मुस्लिमों का सहयोग मिल सके। जिस तरह गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, उसमें उन्हें मुस्लिमों की भी उतनी ही ज़रूरत थी जितनी उन्हें हिंदुओं की ज़रूरत थी। इसलिए वो सभी लोगों का सहयोग लेना चाहते थे ताकि उन्हें मिल सके वो सहयोग। इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जिस तरह महात्मा गांधी ने भाग लिया, उसके बाद कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। अली भाइयों ने इसलिए ही असहयोग आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समर्थक एकत्र किए थे। तो जो अली बंधु थे, जो अली भाई थे, उन्होंने भी असहयोग आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समर्थक एकत्र किए थे, और इस तरह खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में बदल जाता है। और असहयोग आंदोलन होने का एक प्रमुख कारण खिलाफत आंदोलन भी माना गया है। और इसी तरह हिंदू मुसलमान एक होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हैं और उनके खिलाफ लड़ते हैं। तो ये हमारा खिलाफत आंदोलन यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिले और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। एंड थैंक यू।